वाली जो है महंगाई है या जो इन्फ्लेशन है, इसको आप इसमें कंटेन कर लेंगे, लेकिन सूरत हाल तो बड़ी मुख्तलिफ है। और ये खुद रिपोर्ट्स जो हैं ये हुकूमत की वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट से हमने शेयर की हैं। तो ये कहाँ से ये एस्टिमेट्स लगाए थे कि भाई ये इतना ज़्यादा जो है महंगाई पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जो फिगर्स हमने दिए हैं वो पूरे साल की। पहले तो महंगाई 5-6% थी, तो ये तेल की कीमतें बढ़ी। और आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत आई 2 साल पहले तो उस वक्त महंगाई 32% थी इन्फ्लेशन, और अब वो हम कम करके जैसे जैसे हमने पॉलिसी बनाई तो ये कम होकर 6% तक चली। अब ये एस्टिमेट किया जाता है कि 10-11% हो जाएगी, क्योंकि कीमतें तेल की बढ़ गई। लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टर मारिया, ये जंग ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। बहुत जल्द ये जंग बंद होगी। और अभी भी पेट्रोल की कीमतें $125 से आज $107, इस वक्त $107 है लेटेस्ट। तो रेट कम हो रहे हैं और भी रेट कम होंगे। ये ऐसी बात नहीं है, वक्ती तौर पे है। ये बिल्कुल सारी दुनिया को इम्पेक्ट किया है इसने, इस जंग ने। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुसालियत करवाने की और सालसी करने की। मैं आपको अपना ज़ाती मेरी असेसमेंट है, मैं अश्योर करवाता हूँ कि जंग ज़्यादा देर रह नहीं सकती। वजह क्या है कि इसमें अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है और ईरान को भी नुकसान हो रहा है। और जल्द से अभी जंग तो वैसे देखिए ना, सीज फायर तो हो चुका है, अब तो नाकाबंदी वाली बात है। जंग तो ख़त्म हो ही गई है, जंग तो इस वक्त नहीं हो रही। जंग तो आपको आवाज नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप कह रहे हैं जंग नहीं हो रही, लेकिन शेख साहब आप समझते हैं कि अगर जंग आज भी बंद होती है, आबनाए हुर्मुज़ आज भी खुलता है, तो भी हमें 4 से 6 महीने लगेंगे स्टेबलाइज होने में वापस इन कीमतों को। तो अभी 6-8 नहीं। हम तो ईरान से वैसे भी कई हमने खोल दिए हैं। हमारी जो है ना पोर्ट्स, वो ईरान के साथ डायरेक्ट उनका तल्लक है। ये खर्चा तो लगेगा लेकिन इतने महीने नहीं लगेंगे। और ये सस्ती गैस और सस्ता ये पेट्रोलियम ईरान से भी हमें मिलने की तवक्को है। और वैसे भी तेल की प्राइसेस भी, ये सारे जो जहाज रुके पड़े हैं ना, जब वो खुलेगा, ये नाकाबंदी खुलेगी तो प्राइसेस एकदम कम आ जाए होंगे जी। यही तवक्को की जा रही है। मैं एज ए बिजनेसमैन यही समझता हूँ कि, और ये 2 दिनों में 125 तक चली गई थी, आज $107 हो गई। तो ये तवक्को कर रहे हैं ना कि किसी वक्त भी जंग रुकेगी और जल्द ही प्राइसेस कम होगी। और हमारे यहाँ भी ये जो महंगाई का है बिल्कुल है, लोगों को परेशानी है, लेकिन ये वक्ती है। इंशाल्लाह जल्दी ही इस पे होगा। और हुकूमत अपनी तरीके से, जिसने आपने कहा, पूरा हर किस्म का लाया अमल कर रही है और पूरी एक्टिविटी दिखा रही है। मैं तो अभी आपको कह रहा हूँ कि मैं यूके में गया हुआ था, तो वहाँ के तमाम मीडिया ने और हर एक ने इसको बड़ी, यानी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के रोल को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के और हमारे फील्ड मार्शल साहब के। उन्होंने मुझे पैगाम दिए कि हमारा पैगाम उन तक पहुँचाए। पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह तवक्को कर रहे हैं। सर एक सेकंड, जो आप ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या पहले भी गुफ्तगू करके गए हैं, आपने कहा कि ये बहुत जल्द हालात में इतनी देर तक कीमतें नहीं बढ़ी रहेंगी। जो आपकी रियलिस्टिक टाइम लाइन है वो क्या है हुकूमत के जहन में? मैं तो समझता हूँ कि चंद दिनों की बात है, ये कोई लंबी। देखिए हुकूमत कोई रियलिस्टिक टाइमलाइन बना ही नहीं सकती ना। ये तो जंग हो रही है, किसी भी पता नहीं है। अमेरिका, यूएस में भी उनकी अपनी पार्लियामेंट में भी इख्तलाफ राय चल रहा है और 60-61% लोग इस वक्त जंग के खिलाफ है। अब बात ये है कि जंग कितनी देर, ये तो मेरा अपना अंदाजे है ना, जरूरी नहीं कि वही हो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जंग जल्द बंद हो जाएगी और हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे हमारे यहाँ। ये जो महंगाई है, सारा बुहरान, वो जब तेल की आमद शुरू हो जाएगी तो तेल की कीमतें काफ़ी डाउन होने की तवक्को है। ठीक है, इतनी सारी अच्छी तगड़ी टीम्स को पीछे छोड़ के पहली दफ़ा आने वाली टीम अपनी जगह बना लेगी फाइनल के अंदर और अच्छा परफॉर्म करेगी। वाकई बड़ा रिमार्केबल है और एक फेयरी टेल राइज है उनकी। क्रिकेट में कहते हैं कि कोई भी टीम जब पीक करती है राइट टाइम पे, उन्होंने पीक किया राइट टाइम पे, पहले 4 मैच हारे। आज तक पीएसएल की हिस्ट्री में कोई भी टीम इब्तिदाई 4 मैच हारकर प्लेऑफ में नहीं आई। प्लेऑफ में आए, उनको प्लेऑफ में आना इतना मुश्किल था। 85 यानी हाफ रन से उन्होंने जीतना था, जितने भी रन बनाए हाफ रन से उन्होंने जीतना था। वो उन्होंने मैच पिंडी को हराया, उसके बाद उन्होंने एलिमिनेटर में हराया इस्लामाबाद को, उससे पहले मुल्तान सुल्तान को एलिमिनेटर 1 में हराया। तो कमाल की परफॉर्मेंस की। और हैदराबाद का पाकिस्तान की क्रिकेट के मैप पर उभरना बहुत बड़ी बात है। आखिरी बार हैदराबाद का नाम अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में आया था तो वो 24 जनवरी 2008 को आया था, जब पाकिस्तान
और जिम्बाब्वे का एक वनडे इंटरनेशनल हैदराबाद में हुआ था। रिमार्केबल, उनकी फाइटिंग क्वालिटी जबरदस्त है और आज भी जिस तरह वो फाइट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी है, कोच भी उनका ऑस्ट्रेलियन है, कैप्टन भी उनका ऑस्ट्रेलियन है, तो वो गिव अप नहीं करेंगे। राइट। बाबर आजम के साथ क्या हुआ है आज? नजर लग गई उसको। 588 रन, एक रन और बना लेते तो पीएसएल का रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, प्लेयर जब इतने रन्स बना लेता है तो वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है। बड़ा रैश शॉट था, बाहर की गेंद थी, रैश शॉट था, लेकिन वो ये सोचता है कि मेरी इतनी फॉर्म लगी हुई है, मैं गंदा शॉट भी मारूंगा तो एज लगेगी और चौका हो जाएगा। लेकिन एज इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी एज थी और वो सीधी कीपर के हाथों में गई और वो आउट हो गए। तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है बैटर इतने रन्स बनाने के बाद। तो आपको लगता है कि बाबर आजम के साथ उमूमन इस तरह से होता है दैट ही परफॉर्म्स वेल और उसके बाद एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस? ये चीज तो अब तक तो एज अ सीनियर प्लेयर केटर टू हो नहीं जानी चाहिए शायद साहब? हो जाता है, क्रिकेट एक ही गेंद का खेल है। 0.5 सेकंड में बॉल आपके पास आ जाती है, 0.15 सेकंड में आपने डिसीजन लेना होता है कि आपने क्या शॉट खेलना है। अगर तो उसने पहले से सोचा हुआ था कि मैं जाते ही अटैक करूंगा, शायद उसने यही सोचा, उसे बाहर भी गेंद लगी कि बाहर गेंद है, इसमें तो मैं आराम से चौका मार लूंगा। अगर शॉट लगता तो अभी हम बैठे हुए तारीफ कर रहे होते कि पहली ही गेंद पर चौका क्या जबरदस्त मारा था मोहम्मद अली को। लेकिन वो एज लगी, हाफ शॉट था, एज लगी और आउट हो गया। हो जाता है, क्रिकेट तो एक ही बॉल का खेल है, बड़ा जालिमाना खेल है। और अभी अगर इस टाइम पर हम मैच को एनालाइज करें तो किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है, हैदराबाद या फिर पेशावर? थोड़ा सा हैदराबाद का पलड़ा भारी लग रहा है, इसलिए कि पेशावर के जो लोअर ऑर्डर है, मिडिल और लोअर ऑर्डर, उनकी इतनी बैटिंग नहीं आई। ऑल्दो उनके पास अच्छी खासी बैटिंग है, समद भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, नीचे भी उनके पास 2-4 अच्छे बैट्समैन हैं। फरहान यूसुफ बहुत अच्छा यंगस्टर है, वो बहुत अच्छा खेल सकता है। लेकिन पलड़ा हैदराबाद किंग्स का भारी है। अगर उन्होंने एक आध विकेट और ले ली तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी ज़ल्मी के लिए। राइट, इसलिए इज एन अरीना या इज ए प्लेटफॉर्म जहां से बहुत सारा लोकल टैलेंट भी सामने आता है। आपकी नजर में अब PSL 11 के बाद व्हाट हैव वी लर्नड जो कि हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर भी पाकिस्तान की टीम को अच्छा खिलवा सकता है? बिल्कुल खिलवाना चाहिए, इसमें बड़े टैलेंट नजर आए। फरहान यूसुफ बहुत अच्छा प्लेयर है, उबैद शाह हो गया, हुनैन शाह हो गया, मोहम्मद इस्माइल हो गया, मोहम्मद बासित हो गया, काफी प्लेयर्स, काफी फास्ट बॉलर, काफी बैटर्स इस टूर्नामेंट में आए। मैंने पहले भी ये कहा था कि एक टीम बनाए PSL के बेस्ट प्लेयर्स की, जिन्होंने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेली हो, उनको अच्छे मुल्कों में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका भेजें ताकि हम 2028 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकें। वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि फेयर जजमेंट है। अभी तक सबसे ज्यादा शौक तो पाकिस्तानी को मिला है। अगर हम खित्ते में दूसरे ममालिक से कंपैरिजन करें तो शौक क्या होता है सबसे ज्यादा? अभी आप बता रही थी कि पेट्रोल की कीमतें जो है, मेरे हिसाब से जब से जंग शुरू हुई 56% पाकिस्तान में बढ़ी है, इंडिया में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। बांग्लादेश में तकरीबन 10% इंक्रीज हुए। तो सबसे ज्यादा शौक तो हमें ही हुआ है। इन्फ्लेशन भी उठा के देख लें, पाकिस्तान में पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है। पॉलिसी रेट देख लें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। सो ऑब्वियसली ये सारे शौक तो हमें लगे। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि हमारी मईशत की जो लेवल था वो बहुत ही वीक था जब जंग शुरू हुई है, और उसने बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। द अदर कंट्रीज इन द रीजन वर मोर प्रिपेयर्ड, उनकी इकोनॉमी साउंड थी, और इस वजह से बावजूद इसके कि जो भी यहाँ बैठ के फैलाया गया, पता नहीं कि जी वहाँ बुहरान इतना ज़बरदस्त है, बुहरान इतना ज़बरदस्त है। रोज़ IPL के मैचेस में 70-70 हज़ार क्राउड आता है, 1 महीने 1.5 महीने से वो मैचेस चल रहे हैं। तो वो पॉसिबल ही नहीं था, और मईशत भी चल रही है और सब कुछ है। दूसरी बात ये है कि और तकरीबन मतलब इंडिया का, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका CPI इन्फ्लेशन इज 4%, हमारा तकरीबन 11% है। तो आप कंपैरिजन कर लें। इसी तरह से बांग्लादेश का तकरीबन 7-8% है, हमारा 11% है के करीब है, ऑलमोस्ट 11% है। एंड इट्स गोइंग अप फास्टर देन द अदर कंट्रीज इन द रीजन। दूसरी शेख साहब की असेसमेंट, जाहिर सी बात है वो तो यही कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल असेसमेंट है, अल्लाह करे उन्हीं की असेसमेंट सही हो। लेकिन मैं उनसे सिर्फ इस हवाले से डिसएग्री करता हूँ कि मैं एग्री करता हूँ कि जी अब शायद जंग दोबारा नहीं होगी, सीज फायर हो चुकी है एंड दैट इज परमानेंट। लेकिन वो कॉरिडोर कब क्लियर होगा वो जाहिर है, वो दैट इज एन इशू। लेकिन अगर वो सब कुछ ठीक भी हो जाए तो इट विल सप्लाई डिसरप्शन इतनी ज्यादा है कि इट विल टेक सेवरल मंथ्स फॉर द प्राइसेस टू कम बैक टू द लेवल्स जो जंग से पहले थी। यानी कि हम
$60-65 फी बैरल की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत से दूसरे चेंजेस भी आ चुके हैं जिसके असरात होंगे। जिस तरह यूएई है वो ओपेक से निकल गया है, सो उसके कुछ ना कुछ तो असरात होंगे, अभी हमें नहीं पता क्या होंगे, बट इतनी चेंजेस हो चुकी हैं। दूसरी बात मैं करेक्ट कर दूं शेख साहब की बात को कि जब उनकी हुकूमत आई थी तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और फिर इन्होंने नीचे लेके आए 5-6% पर। ऐसी बात नहीं है। जब अप्रैल 2022 में PMLN की हुकूमत आई थी तो 12.7% था CPI इन्फ्लेशन, एंड इट कंटिन्यू टू गो अप मंथ आफ्टर मंथ। 20% क्रॉस किया, 25% क्रॉस किया, 30% क्रॉस किया, और मई 2023 में जो कि तकरीबन 1 साल और 1 महीने के बाद आफ्टर दे टुक ओवर 38% CPI इन्फ्लेशन, जो पाकिस्तान की रिकॉर्डेड तारीख में हाईएस्ट एवर था, उसके बाद थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ। और उसकी जो मेन लास्ट 2 साल पे जो थोड़ा बहुत कंट्रोल था वो इनके सप्लाई साइड की वजह से नहीं था, डिमांड की सप्रेशन की वजह से था। जाहिर सी बात है कुव्वत खरीद अगर आप देखें 4 साल में, मारिया सॉरी लास्ट सेंटेंस है, तो 65%, 60 से 65% कम हुए परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर ही जब आपकी तकरीबन इतने बुरे तरीके से मुतासर होगी तो जाहिर सी बात है वो जो इन्फ्लेशन का एक बेसिक असूल होता है कि जाहिर है पैसे नहीं है और गुड्स उस तरह से मौजूद हैं तो डिमांड ही नहीं है, तो इस वजह से उसकी कम हुई है। एंड एज सून एज द शॉक केम पाकिस्तान कुड नॉट कंटेन। ये जो आप कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने, हम कल पेट्रोल सेक्टर के एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि 6 से 8 महीने लगेंगे पेट्रोल की कीमतों को भी स्टेबलाइज होते हुए। लेकिन अच्छा यासिर, अब बेचारे हैदराबाद के साथ एज अ सिटी को बहुत अच्छी नहीं होती है, और क्रिकेट के आई रिमेंबर जब ये टीम की बिडिंग चल रही थी हैदराबाद की और सियालकोट की, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा शिकायत ये आ रही थी कि हैदराबाद के अंदर अब कम से कम कोई अच्छा स्टेडियम तो बना दे, वहां की यूथ के लिए कोई अच्छा स्टेडियम तो बना दे। सो डू यू थिंक नाउ हैदराबाद हैज प्रूवन के हैदराबाद को चांस मिलना चाहिए है टू गो फोर्थ? सिंध हुकूमत से कोई सिफारिश की जाए इस बारे में आप? नहीं, बिल्कुल। देखें, जो ये इनके ऑनर्स हैं फवाद सरवर, आई नो हिम पर्सनली, इज़ वेरी वेरी पैशनेट गाय और बड़ा प्रॉमिसिंग बंदे हैं। और जिस तरह ये अपनी टीम से चला रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टीम ही इज रनिंग, अमेरिका में भी इनकी लीग में टीम है, और ही इज़ वेरी वेरी हेल्पिंग विद द प्लेयर्स और बड़ा पैशनेट है क्रिकेट के बारे में। और इनकी टीम में जो बिलीव नज़र आ रहा है, आपने जिस तरह रिडेम्पशन से रिसर्जेंस इन्होंने हासिल की है, तो दैट्स रिमार्केबल और इट्स अ टेल कि यार किस तरह एक टीम जो है पहले 4 मैचेस हारी है और फिर उसके बाद जो कम बैक किया है। तो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग टुडे इवन के आज, इवन दो वो इतने डिसिप्लिन नहीं थे बैटिंग में, शुरू में वो थोड़ा सा बहुत अच्छा स्टार्ट लेके और बाद में दे वर एवरीवेयर, बट स्टिल दे आर कमिंग बैक इनटू द गेम। इट शोज के कितना बिलीव है इनकी टीम में और कितनी यूनिटी है और कितने स्पिरिट से खेल रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड साइन फॉर क्रिकेट एनीवे। और हैदराबाद की क्रिकेट तो खैर हम फर्स्ट क्लास काफ़ी मैचेस खेले वहाँ पे PIA की तरफ से। दे आर वेरी पैशनेट पीपल अबाउट क्रिकेट। और जितना अभी हैदराबाद की ब्रांडिंग हुई है PSL में, तो मेरे ख्याल से 20 साल में मैंने इतना नाम नहीं सुना जितना PSL में उनके नाम की मशहूरी हो गई है। और हमारे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी आए हैं हैदराबाद से। शर्जील खान, उन्होंने बहुत टैलेंटेड थे, वो ही वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड बट अनफॉर्चुनेट। उसमें भी खेले हैं, PSL में 1 मैच खेले हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आई एम सरप्राइज कि उनको चांस नहीं मिला, उनकी जगह नहीं बनी, बट द गाय फवाद सरवर इज वेरी गुड फॉर द क्रिकेट कि ये हमारे पाकिस्तान सुपर लीग में जुड़े हैं। मुझे बताइएगा यासिर, बिफोर आई गो टू शाहिद साहब, मुझे बताइएगा कि किसी भी टीम के लिए, हमारी पाकिस्तानी टीम्स के लिए स्पेशली, एक तो फील्डिंग बड़ी मुश्किल होती है। फील्डिंग के अंदर हम गड़बड़ कर देते हैं, कैचेस भी छोड़ देते हैं, छक्के चौके वैसे हम लोगों को छोड़ने की आदत होती है, बहुत दयालु बन जाते हैं। लेकिन अभी 130 का रन को डिफेंड करना इस टाइम पर पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट को बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं है, को बहुत ज्यादा टारगेट भी नहीं है, इसको डिफेंड करने की कोशिश भी पूरी हो रही है। मतलब 40 रन के ऊपर 4 को आउट कर देना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो आप समझते हैं कि वो वाली वीकनेस जो है उसको केटर टू कर पा रही है हैदराबाद? देखें, जो वीकनेस इन्होंने, सबसे पहले तो ये रन बहुत कम थे 130 फाइनल में। इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हैदराबाद इन द एंड। बट वही मैं बात कर रहा था कि जो डिसिप्लिन की कमी नज़र आई, बट जिस तरह ये बॉलिंग में कम बैक कर रहे हैं तो दे नीड सम स्पेशल एफर्ट। जिस तरह आपने बात की फील्डिंग की, तो दे नीड सम गुड कैचेस एंड मे बी सम गुड रन आउट्स। तो आई एम श्योर कि जिस तरह वो उनकी तरफ उनकी चीज़ें जिस तरह बेहतर हो रही हैं,
जिस तरह के उन्होंने गोल्स अचीव किए हैं इस टूर्नामेंट में जो कि अनबिलीवेबल से थे, जिस तरह एक राउंड मैच में इनको प्ले ऑफ में आने के लिए 250 करने थे, 244 किए इन्होंने और 158 में जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट किया और फिर उसके बाद जिन्होंने नहीं दिए। तो क्रिकेट में मतलब नथिंग इज फॉर ग्रांटेड, जो मेहनत करता है वही जीतता है। स्टिल देखें बाबर आजम की विकेट ले ली इन्होंने, मैंडेस को आउट कर दिया है, अब एक दो बैट्समैन और हैं अगर लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी नजर आ रही है बॉलिंग में भी। दे वर ऑल ओवर द प्लेस, शुरू में नए बॉल के साथ इनको विकेट्स मिली फिर भी ये ट्राई कर रहे थे इधर उधर। अगर एक ही जगह पे हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते रहे, प्रेशर क्रिएट करें तो आई थिंक ये 130 में भी फाइट कर सकते हैं। बट स्टिल इट्स नॉट दैट बिग टारगेट इन द एंड, आई मस्ट से। सही, चलिए आई विल कम बैक टू यू शाहिद साहब।